आज हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिए हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों में अल्काइल और एराइल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। यहाँ ये अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप दोनों में से कोई हो सकता है। अगर एराइल ग्रुप के साथ में OH लगा है तो इन्हें फिनॉल कहा जाएगा, और अल्काइल के साथ लगा रहेगा तो इसे अल्कोहल कहा जाएगा। और दोनों में कार्बन एटम है, तो इसी को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कार्बन एटम हो गया, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को 2 पार्ट में बांटा गया है बॉन्ड के क्लीवेज के अनुसार से। अगर यहाँ और यहाँ इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, और दूसरे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, तो इसे हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्लीवेज हो रहा है, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड OH बॉन्ड, और सेकेंड पार्ट में क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा, क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड CO बॉन्ड। अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वही मेन कंसेप्ट है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? ऑक्सीजन का। तो अगर यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का इस ऑक्सीजन एटम के पास में शिफ्ट करेंगे, और जैसे ही ये शिफ्ट करेगा तो उस कंडीशन में अल्कोहल या फिनॉल का ये जो मेजर पार्ट है ये अल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पर H+ बन जाएगा। अब ये देखो, इस वाले पार्ट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो गया। वहीं अगर यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेरेटिव टू कार्बन, तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो दूसरे कंडीशंस में यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक किया, इस कार्बन के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होगा, OH- आएगा। तो हमें जो रिएक्शन कराना है वो तो इसके साथ में रिएक्शन कराना है, यानी कि एक बार में ये इलेक्ट्रोफिलिक साइट का फॉर्मेशन करेगा और दूसरी बार में न्यूक्लियोफिलिक साइट का फॉर्मेशन करेगा। तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग 2 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, यानी एक बार में पहले डिस्कस करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, और फिर दूसरे में रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो जहां स्टेटमेंट लिखवाए हैं उसके नीचे में इसी तरीके से आप नोट कर लोगे। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। रिएक्शन विद मेटल। अल्कोहल और फिनॉल दोनों रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, और करस्पॉन्डिंग अल्कोक्साइड और फेनोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, यानी अल्कोहल बनाएगा अल्कोक्साइड और फिनॉल बनाएगा फेनोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करेगा। जैसे अगर आप अल्कोहल लेते हो ROH, और सपोज इनका रिएक्शन करा दिए सोडियम के साथ, तो ये फॉर्मेशन करेगा सोडियम अल्कोक्साइड RONA, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। कुछ एग्जांपल्स ले लो आप। अगर बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 डालना पड़ेगा, यहाँ भी 2 डालेंगे हम लोग, और यहाँ भी 2 डालेंगे, तभी 2 हाइड्रोजन यहाँ H2 के फॉर्म में निकलेगा। जैसे 2C2H5OH plus 2Na, it gives 2C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम की जगह पे आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं। सपोज CH3OH का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा दिए, तो मैग्नीशियम डाइवैलेंट है और ये मोनोवैलेंट है, तब उस कंडीशन में इनका फॉर्मूला हो जाएगा CH3O होल ट्वाइस Mg
और प्लस H2। बैलेंस करेंगे इक्वेशन को, यहाँ 2 डाल दिए, वहां बन गया। उसी तरह से अगर फिनॉल लेते हैं जैसे C6H5OH और इनका रिएक्शन करा दिया मैग्नीशियम के साथ, तो मैग्नीशियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होगा C6H5O होल ट्वाइस Mg और प्लस H2। तो अगर सोडियम हुआ तो सोडियम अल्कोक्साइड, मैग्नीशियम हुआ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अल्कोक्साइड, फिनॉल के साथ में मैग्नीशियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। अगर एल्युमिनियम लेते हैं तो एल्युमिनियम ट्राइवैलेंट है तो फार्मूला 3 हो जाएगा। जैसे अगर C6H5OH का एल्युमिनियम से कराते हैं तो उस कंडीशन में ये फॉर्मेशन करेगा C6H5O होल थ्राइस Al और प्लस H2। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन एटम्स है तो इसको 6 से कर दिए, इसे 2 से कर दिए, यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी 3 हो गया। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया। ये अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन मेटल के साथ अल्कोहल और फिनॉल के एसिडिक बिहेवियर को शो करता है। सोचो आप, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग साल्ट एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन करता है और यहाँ ये अल्कोहल और फिनॉल के साथ भी रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसमें एसिडिक बिहेवियर है। फिनॉल इनके साथ साथ नॉन अल्कली के साथ भी रिएक्ट करता है। नॉन अल्कली जैसे कि C6H5OH जो कि कॉमन बेस है, इनके साथ जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, then it result the formation of C6H5ONA और प्लस H2O। ये आपको पता है कि ये बेस है और ये रिएक्ट कर साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब ये एसिड के रूप में काम कर रहा है। एसिड ही बेस के साथ रिएक्ट कर साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये केमिकल रिएक्शन शो करता है कि दे हैव एसिडिक प्रॉपर्टीज, यानी अल्कोहल और फिनॉल दोनों में एसिडिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद में सवाल उठता है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों एसिडिक नेचर का है तो इनमें किनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। और आपको 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेगा, कई क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल में है, इन टेक्स्ट में है, जहां आपको अरेंज करने के लिए कहा जाता है ऑन अकाउंट ऑफ देयर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो उसके बारे में बात करेंगे। पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज में ये केमिकल रिएक्शन नोट कर लो। अल्कोहल और फिनॉल को सबसे पहले हम लोग ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि एसिड क्यों कहा जा रहा है। एसिड का 3 कंसेप्ट था, आर्हेनियस कंसेप्ट, ब्रॉस्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट और लुईस कंसेप्ट। अल्कोहल और फिनॉल ये दोनों H+ आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, प्रोटॉन डोनेट करते हैं। तो ये आर्हेनियस भी कहा जाएगा और ब्रॉन्स्टेड भी कहा जाएगा। दूसरे इसके हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं। तो H+ आयन के फॉर्मेशन की वजह से अल्कोहल और फिनॉल को एसिड कहा गया। और अभी जो हम लोग कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हैलोकेन हैलोलिन में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के लिए कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में कंसेप्ट रखे थे कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। आइसोमर्स के केस में जितना ज्यादा ब्रांच लगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। उसी तरह से अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में भी काम करेगा और अमाइन में भी काम करेगा। इसलिए इसको हम बिल्कुल एकदम तोड़कर सिंपल तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। अल्कोहल और फिनॉल इन दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, यानी OH ग्रुप लगा होता है। यहाँ एक OH ग्रुप है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो इनका ये बॉन्ड ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में आते हैं और जिस वजह से अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन करता है, यानी H+ का फॉर्मेशन करता है। अब इस ऑक्सीजन में इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी जितना ज्यादा होगा
एसिडिक का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। एसिडिक का स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन के फॉर्म करने के रेट पर डिपेंड करता है। अगर इस ऑक्सीजन में इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई, खिंचाव ज्यादा हो गया, तो एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ऑक्सीजन का कम है, तो आयोनाइज होने का रेट कम हो जाएगा, एसिडिक का स्ट्रेंथ घट जाएगा। अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक में इस OH के साथ में, यहां इनके साथ में अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है R, और दूसरे केस में इसके साथ में फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है C6H5OH, ये जुड़ा हुआ है। दोनों का स्ट्रक्चर देखो तो एक ही जैसा है। अब क्लास 11th याद करो, वहां एक टर्म आया था इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में दो था, एक इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देता है, और दूसरा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचता है। इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप में यानी कि प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप में जो इलेक्ट्रॉन पंप करता है, इसमें अल्काइल ग्रुप आया था। जितना बल्कि अल्काइल ग्रुप रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप उतना ही ज्यादा होगा। ये टर्शियरी अल्काइल ग्रुप है। इससे कम होता है सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप का, यानी CH3 CH। इससे कम होता है प्राइमरी का, यानी CH3CH2 का। इससे कम होता है मिथाइल ग्रुप का, और हाइड्रोजन का सबसे कम होता है, यानी इनके इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू को 0 मान लिया जाता है। ये याद करोगे, ध्यान में रखोगे इस वाले पार्ट को, कि ये प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। अल्काइल ग्रुप ही सिर्फ प्लस आई इफेक्ट शो करता है, इसके अलावा बाकी दूसरे जो है माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है। फिनाइल ग्रुप हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। तो यहां अगर हम लोग देखेंगे तो इस जगह का ये अल्काइल ग्रुप पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, और ये फिनाइल ग्रुप निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। आपको इंडक्टिव इफेक्ट याद है नहीं है कोई बात नहीं है, याद रहना चाहिए था, अच्छा होता है। पीछे पलट करके अगर आप देखेंगे तो नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है, सिर्फ इतना आप ध्यान रखोगे कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ये ग्रुप आते हैं, इसको सिर्फ याद रखोगे, यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करता है। फिनाइल के केस में माइनस आई इफेक्ट करता है। प्लस आई इफेक्ट कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन देता है, पंप करता है अपने सामने वाले ग्रुप को। माइनस आई इफेक्ट कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन खींचता है अपने सामने वाले ग्रुप से। अब देखो अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पंप करेगा, देगा OH ग्रुप को, जबकि फिनाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा OH ग्रुप से। तो यहां ये इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास में अल्काइल से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी घट जाएगा। सिंपल पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस आई इफेक्ट the acidic strength value gradually decreases, while in the presence of minus I effect producing group, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अगर लगा हुआ है, then acidic strength gradually increases, तब वो बढ़ता है। तो अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का हो गया? फिनॉल। रीजन, फिनॉल में माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल लगा हुआ है। फिनॉल और फिनाइल में फर्क है, C6H5 को फिनाइल कहा जाता है। वहीं अगर वाटर से कंपेयर करें, इनके बीच में अगर हाइड्रोजन को डालते हैं तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है। तो जब हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन पंप करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो अगर एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया फिनॉल का, C6H5OH का, फिनॉल का। इससे कम हो गया किसका? वाटर का, HOH यानी कि H2O, और सबसे कम हो गया अल्कोहल का यानी ROH का। रीजन, C6H5OH माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ROH प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट वैल्यू 0 होता है। अब ये कंसेप्ट आप यूज करोगे तो हर जगह पर आप बता सकते हैं।
जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा प्लस आई इफेक्ट का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो मीथेनॉल और इथेनॉल अगर पूछा जाए तो मीथेनॉल में CH3OH है और इथेनॉल में C2H5OH है, तो मीथेनॉल के कंपैरिजन में इथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल के कंपैरिजन में सेकेंडरी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होगा और सेकेंडरी अल्कोहल से भी कम होगा टर्शियरी अल्कोहल में। ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ से था। वहीं अगर फिनॉल को हम कंपेयर करें तो फिनॉल में भी इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो जिसकी वजह से इनका एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा और बढ़ेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में पहला पॉइंट ये आ गया, फर्स्ट पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये आ गया कि फिनॉल का ज्यादा होगा C6H5OH, इससे कम होगा वाटर का और सबसे कम होगा अल्कोहल का। कोई भी अल्कोहल ले लो, जैसे CH3OH ले लो। अगर दो अल्कोहल को कंपेयर करना है तो जितना बड़ा अल्कोहलिक ग्रुप अल्काइल ग्रुप होगा, जैसे C3H7OH है, इनका एसिडिक उल्टा लिखी CH3OH है, इससे कम होगा इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि ये और ज्यादा एसिडिक इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। इससे कम होगा C3H7OH का। अगर हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को लेकर के चले तब होगा प्राइमरी का यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ CH3OH, इससे कम होगा इथेनॉल का यानी CH3CH2OH, इससे कम होगा सेकेंडरी का CH3OH और इससे कम होगा टर्शियरी का यानी CH3 और ये OH। ये यहां पर लिख दे रहे हैं, इसके नीचे में जगह नहीं था इसलिए। वहीं अगर फिनॉल को हम लोग कंपेयर करें तो फिनॉल का इसके साथ तो कंपेयर कर ले। अब देखो दो फिनॉल लेते हैं, एक यहां पर फिनॉल है, ये OH ग्रुप लगा हुआ है। ऑर्थो और पारा में हम लोग पारा को लेकर के चल रहे हैं। यहां इस OH के साथ में मिथाइल ग्रुप लग गया, सपोज CH3 ग्रुप लगा हुआ है, और दूसरे में फिनॉल के साथ में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। नाइट्रो ग्रुप को कॉमन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहा जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा। देखो ये NO2 है और ये NO2 माइनस आई इफेक्ट शो करता है। यहाँ ये CH3 है तो CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो बताए जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। तो यानी कि इनका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, इससे ज्यादा इनका होगा क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, और इससे ज्यादा इनका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। इसी तरह से जब हम लोग बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, तो OH की जगह पर COOH लगा होगा, लेकिन कंसेप्ट सब एक ही है। एक यहां तक देखने के बाद में फिर से आप एसिडिक स्ट्रेंथ तक जाओगे और इस वीडियो को फिर से रिपीट करोगे, यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसी तरह से ABCD करके इसको आप नोट करें। आप कुछ क्वेश्चन में देखोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ की जगह पर K, pK वैल्यू का यूज करेगा। बेसिक में Kb और pKb का यूज करता है। इक्विलिब्रियम चैप्टर था क्लास 11th में और वहां पर यह टर्म आया था। आप में से कई लोगों को याद नहीं होगा, जो हमारे काम का है उसको हम बताते हैं। एसिड के बारे में बात करते हैं। एसिड उन्हें कहा जाता है जो आयोनाइज होकर H+ का फॉर्मेशन करता है। वाटर में जाने के बाद में यह हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट कर जाता है। हम H+ को ही लेकर चल रहे हैं, तो Ha आयोनाइज होकर H+ और A- का फॉर्मेशन कर रहा है। ये चूंकि हाइड्रोजन आयन दिया, ये इंडिकेट कर रहा है कि एसिडिक नेचर का है। अब जब इक्विलिब्रियम कंडीशन लेंगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में Ka इट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A- आयन बाय कंसंट्रेशन ऑफ Ha। अभी बताया आपको कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयन के फॉर्मेशन के एक्सटेंट पर, उनके अमाउंट पर,
तो अब देखो Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, और एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का। तो कंक्लूजन यहां से ये आया कि अगर एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पूछा जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन का। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और K ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। अब एक टर्म आता है pKa। pKa का फार्मूला होता है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। नेगेटिव लॉगरिथम यानी कि इनवर्स, ठीक उल्टा, log 1 by Ka कह सकते हैं इसको। इसका मतलब ये हो गया इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। तो अब अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ना कर करके Ka और pKa के टर्म्स में दिया है, तो ये पॉइंट में ध्यान रखोगे आप। अगर कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर pKa वैल्यू, तो यहां आ जाएगा कि pKa और एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे तो pKa का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। उसी तरह से बेसिक स्ट्रेंथ में, अमाइन में भी हम लोग बात करेंगे। अगर कोई बेस है BOH और ये आयोनाइज कर रहा है टू गिव B प्लस प्लस OH माइनस, तो यहाँ ये बेस है जो कि OH माइनस का फॉर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ Kb निकालेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ BOH। और इस जगह पर भी अगर pKb वैल्यू निकालेंगे तो इट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। कंक्लूजन ये आया बेसिक स्ट्रेंथ it is directly proportional to molar concentration of hydroxyl ion OH minus ion, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Kb के वैल्यू का, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKb वैल्यू का 1 by pKb। तो pKb टर्म यूज होगा तो वहां से भी आप मतलब समझ जाओगे कि pKa का मतलब क्या हुआ, pKb का मतलब क्या हुआ। तो इस वाले पोर्शन को भी नोट कर लीजिएगा। ये इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेटेड था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। एग्जाम्पल 11.4 का ये क्वेश्चन है, इसमें अरेंज करना है इनको इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के अनुसार से, यानी जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम है उसको पहले रखोगे। अब यहाँ देखो थोड़ा ध्यान से, ये प्रोपेन 1 और अल्कोहल है, फिनॉल है, फिनॉल है, ये भी फिनॉल है और ये 4 मिथाइल फिनॉल है। तो अल्कोहल और फिनॉल में तो एक बात तो तय हो गया कि अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, उससे ज्यादा फिनॉल का होता है, और फिनॉल में कई दिए हुए हैं, तो वही कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा। अगर प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, तो प्लस आई में सिर्फ अल्काइल आता है, अगर वो प्रेजेंट है तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा। माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप कई हैं जिसमें नाइट्रो ग्रुप कॉमन होता है, जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही ज्यादा होगा। पहले स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। प्रोपेन 1 और का स्ट्रक्चर ये आ जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये OH, ये प्रोपेन 1 और इसे हम A लिख लेते हैं। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, तो फिनॉल यानी कि बेंजीन के साथ में ये OH ग्रुप लगा हुआ है, और सेकंड पर भी नाइट्रो ग्रुप है, 4 पर भी नाइट्रो ग्रुप है, और 6 पर भी नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो यानी NO2 ग्रुप, इसे D कर देते हैं। 3 नाइट्रोफिनॉल यानी थर्ड पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, OH, यहाँ NO2। फिर 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, इसको C कर दिए। 3,5 डाइनाइट्रोफिनॉल OH, एक 3 पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, दूसरा 5 पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये D हो गया। फिर फिनॉल है यानी OH, यहाँ ये E हुआ,
और फिर 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल यानी 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा है, ये F हो गया। अब स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, अल्कोहल का तो सबसे कम होगा ये पता चल गया। अब फिनॉल में देखो, यहाँ ये माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप, माइनस आई, यहाँ पर भी ये माइनस आई, ये माइनस आई और इस जगह पर ये प्लस आई इफेक्ट है। तो प्लस आई इफेक्ट प्रेजेंट ग्रुप प्रोड्यूसिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, यानी कि इस फिनॉल के रिस्पेक्ट में इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, और माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप बढ़ाता है, तो इसके अलावा बाकी इन सब का फिनॉल से ज्यादा होगा। तो अगर अरेंज करेंगे तो सबसे कम होगा ए का, ए के बाद एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एफ का, एफ के बाद होगा ई का। तो ये तो क्लियर हो गया कि एफ हो गया, ई हो गया, ए हो गया। अब यहां देखो बी में 3 नाइट्रो ग्रुप लगा है, सी में 1 नाइट्रो ग्रुप लगा है और डी में 2 नाइट्रो ग्रुप लगा है। ये नाइट्रो ग्रुप माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप है, और बताए कि जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप रहेगा एसिडिक स्ट्रेंथ का वैल्यू उतना ही बढ़ेगा। तो जाहिर सा बात है कि सबसे ज्यादा हो जाएगा बी में, इससे कम होगा डी में और उससे कम होगा सी में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इसके बाद आ जाएगा सी, इसके बाद आ जाएगा डी और सबसे ज्यादा हो जाएगा डी का। ये इनके एसिडिक स्ट्रेंथ से था। एसिडिक स्ट्रेंथ का कंसेप्ट आपका बनेगा इसी चैप्टर में, और बगैर पढ़े हुए अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में चले जाओ, वहां पर भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है और वो बन जाएगा आपसे, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह से अल्काइल ग्रुप और नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर नाइट्रो है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। अमाइन में पढ़ेंगे तो अमाइन बेसिक नेचर का है, तो एसिड का ठीक उल्टा हो जाएगा बेस। तो जहां अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को ये बढ़ा देगा। माइनस आई इफेक्ट प्रोड्यूसिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, तो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। यही कंसेप्ट है, ध्यान में रखना है। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का। अभी तक हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे, रिएक्शन विथ मेटल, और ये पार्ट था क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के आगे वाले पार्ट में आते हैं, और ये सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है स्टेरिफिकेशन, यानी ईस्टर का फॉर्मेशन। ये 10th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़े थे। व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड ईस्टर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। अब इसी में दो और जोड़ देना है कि रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड अनहाइड्राइड एंड एसाइल हैलाइड टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग ईस्टर, यानी कि इन सब के साथ में भी ये ईस्टर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन किस तरीके से होता है इसको समझो। जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला हो गया RCOH, और अल्कोहल लेते हैं तो HO और ये R हो गया। दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। अगर अलग है तो इसमें हम लोग R डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लोग अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ रहे हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां से अल्कोहल का H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकलेगा, यहां से ये पार्ट बाहर निकलेगा। अब बाकी का रेस्ट पार्ट इसके साथ कंबाइन कर दिया तो RC डबल बॉन्ड O और ये R हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे R डैश रख दीजिएगा, पर R डैश है, यानी कि किसको किधर रखें, लेफ्ट या राइट, उससे मतलब नहीं है। एक तरफ में अल्कोहल या फिनॉल का H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड का OH पार्ट निकलेगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से कराए तो ईस्टर बना, तो यहाँ पर ये R अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये अल्कोहल हो गया, और इस जगह पर ये बेंजीन से है, C6H5 से है। तो दो इक्वेशन तुम लिख सकते हो इसी के साथ में, ये तो कंसेप्ट पता है। एक बार में आप C6H5 लेकर के चलो, तो जैसे अगर हम यहां लेके चल रहे हैं, यहां C6H5OH हो गया, OH इनका रिएक्शन करा दिए कार्बोक्सिलिक एसिड से,
सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH, ये प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में होता है, यानी H+ के प्रेजेंस में होता है। तो कौन कौन सा पार्ट कहां से निकलेगा? जो इस जगह से हाइड्रोजन को रिमूव करना है और यहां से OH को रिमूव करना है, तो बाकी के रेस्ट पार्ट को जोड़ दो। तो या तो आप इसको इधर ले आओ या फिर इसको आप इधर ले आइए, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3COO और C6H5 है। या तो आप स्ट्रक्चर लिखिए या तो फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो, CH3C डबल बॉन्ड O और ये C6H5 और प्लस हो गया क्या? H2, वाटर का फॉर्मेशन हो गया। उसी तरह से अगर मीथेनॉल लिखे CH3OH और इसी कार्बोक्सिलिक एसिड से करा दिए CH3COOH से करा दिए, तो यहां पर भी ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस H2। तो आपको क्या करना है, PDF नोट करते वक्त में पहले ये पार्ट लिखे और इस पार्ट के नीचे में इन दोनों इक्वेशन को लिखे। तो पता चल गया कि अल्कोहल और फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करके इसका फॉर्मेशन करते हैं, ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में एसिड अनहाइड्राइड है, एसिड अनहाइड्राइड को कंबाइन कर उस तरीके से लिखा गया है। एसिड अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर हम ब्रेक करके आपको बताते हैं। एसिड अनहाइड्राइड किसे कहा जाता है? RCOO C डबल बॉन्ड O और ये R। अब देखो तो यहां पर भी RCO है, यहां भी RCO है, तो इसलिए इसको कर दिया गया RCO, और चूंकि दो ग्रुप है इसलिए वोल्ट वाइज। अब ये R' और R' से कंफ्यूज मत करना है, कुछ भी डाल दो ना। अगर दोनों तरफ का इसका अल्काइल ग्रुप और इसका अल्काइल ग्रुप सेम है तो RR लिखा जाएगा, दोनों अलग अलग है तो एक को R कर दिए दूसरे को R' कर दिए। अब जब रिएक्शन होगा, अगर अल्कोहल के साथ में आप रिएक्शन करा रहे हैं तो एक सेम कंसेप्ट, अल्कोहल का यहां से हाइड्रोजन ग्रुप हटेगा और ये पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के साथ जुड़ेगा, तो इसका ये पार्ट यहां से हट गया हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर। तो देखो तो ये क्या बन गया? RCOOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा ये पार्ट R'(COOOR) यानी कि ईस्टर का फॉर्मेशन कर लिया। अगर इनके रिएक्शन को लिखना है तो फिर उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं। यहां पर अल्कोहल में फिर ले लेते हैं हम लोग CH3OH ग्रुप और इनका रिएक्शन एसिड अनहाइड्राइड एसिटिक अनहाइड्राइड से भी करा सकते हैं, CH3COO C डबल बॉन्ड O और CH3 एक ही पार्ट है, इसको नीचे भी लिखा जा सकता है। ध्यान से फिर रखना है कि यहां से हमें H रिमूव करना है और यहां से इसका ये बॉन्ड ब्रेक करेगा जो इसके साथ कंबाइन करके H एसिटिक एसिड बनाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड ये फॉर्मेशन करेगा CH3, ये O है, यहां पर C डबल बॉन्ड O और CH3। इसी को अगर रिवर्स कर दोगे तो CH3COO OCH3 भी लिखा जा सकता है, जैसे मर्जी है आपका उस तरीके से लिख सकते हैं। और ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा यानी CH3C डबल बॉन्ड O और ये OH। तो अगर ये एक साथ कंबाइन किया हुआ तो पता नहीं चलता है कि COOR' है तो ये डबल बॉन्ड इसके साथ जुड़ा हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिनॉल अगर लेकर चलते हैं, इसको इधर में इस बार रखते हैं CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3 और इनका रिएक्शन करा दिया फिनॉल के साथ, ये फिनॉल यहाँ, तो इस जगह से इसका हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, कंबाइन किया प्रोटोनिक एसिड के प्रेजेंस में और ये फॉर्मेशन करेगा CH3C डबल बॉन्ड O ईस्टर का नेमिंग हम लोग ईस्टर वाले पार्ट में पढ़ेंगे और प्लस CH3C डबल OH। तो फिर सेकंड वाले में भी आप इसी तरह से इसको पहले नोट करोगे और फिर उसके बाद में ये एग्जाम हम चाहेंगे कि आप खुद से इसको लिखिए, क्योंकि कंसेप्ट कहां से बॉन्ड ब्रेक कर रहा है वो पार्ट तो आपको बता ही दिए।
फिर सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, एसिड क्लोराइड एसाइड हैलाइड भी कहा जाता है, इनके साथ में R-COCl है, इसकी जगह पर हम लोग इसे ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, और कोई एक अल्कोहल CH3OH। आप याद कीजिए अल्कोहल का कौन सा पार्ट निकलता है H, और इनका कौन सा पार्ट निकलेगा Cl। तो H और Cl कंबाइन कर फॉर्मेशन कर लिया HCl का, तो यहां ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और प्लस HCl। अब ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल नेचर का होता है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां पर एक बेस लिया जाता है और उस बेस का नाम है पाइरीडीन। तो कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन भी मिलेगा 1 मार्क्स का कि पाइरीडीन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो आपको बताना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये शिफ्ट कर देगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ज्यादा हाइड्रोजन आयन बनेगा यहां पर। तो इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां बेस पाइरीडीन का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मिथेनॉल का यूज किए, आप फिनॉल लीजिए, तो CH3COCl प्लस फिनॉल HO, और यहाँ ये बेंजीन रिंग आ जाएगा, ये भी पाइरीडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा और कंपाउंड बना CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ बेंजीन रिंग और बाई प्रोडक्ट हो गया HCl। ये थर्ड वाले के साथ में ये रिएक्शन को आप नोट करोगे, तो थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखने के बाद में और फिर से इस रिएक्शन को आप नोट कीजिएगा, खुद से अप्लाई करिए। सिंपल कंसेप्ट है, अल्कोहल का H लगा देना है और बाकी जो ग्रुप है उसका कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO जुड़ना चाहिए, और CO के बाद वाला पार्ट जो है वो इसके H के साथ कंबाइन कर लेगा। एक और NCERT बुक में देखे होंगे, एक कॉमन मेडिसिन एस्पिरिन। एस्पिरिन कई का कंपोजिशन है, जैसे आप डिस्प्रिन सुने होंगे, तो ये बनाया जाता है सैलिसिलिक एसिड से। सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है 2 हाइड्रोक्सी एसिड को, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इनका रिएक्शन कराते हैं एसिटिक अनहाइड्राइड से एसिड अनहाइड्राइड। अभी हम लोग पढ़े CO C डबल बॉन्ड O और CH3। कंसेप्ट क्या है, यहां से H हटेगा और यहाँ ये कार्बोनिल ग्रुप ब्रेक करेगा, यानी ये इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप में ये बन जाएगा, इसे एस्पिरिन कहा जाता है। ईस्टर का फॉर्मेशन किया एक जगह पर, यहाँ पर ये O ग्रुप है, यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और फिर CH3 और बाई प्रोडक्ट यहाँ बनेगा CH3 C डबल OH, और इन्हें हम लोग एस्पिरिन कहते हैं। एस्पिरिन ये केमिकल सब्सटेंस, यानी कि एक पार्ट इसका ईस्टर का फॉर्मेशन कर दिया है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा इस स्टेरिफिकेशन वाले पार्ट में। तो आज केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड इतना कुछ। अब अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो उसको आप देख करके रखोगे। आज यहीं तक।